हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो इस चैप्टर के अंदर ये बता रखा है कि जो हम लिविंग बींग्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया हो गए, लाइकेंस हो गए, एलिफेंट, ब्लू व्हेल्स, ये सब जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। तो जो ये ना सारी हैबिटेट मिलके हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाती है। वी ह्यूमंस along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence। तो जो ह्यूमन बींग्स है ना वो सिर्फ एक पार्ट ही है इकोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी और जो सिस्टम है इसके। तो ये भी ना डिपेंड होते हैं इन सब के अंदर। तो ये कंबाइन होके ही बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ। प्लांट हो गए, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो एयर की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। पानी हो गया, मिट्टी हो गया, जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छा बनाते हैं और इन सब के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। और जो फॉरेस्ट है वो भी हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए एक की रोल प्ले करता है हमारे इकोलॉजी में। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। तो जो फॉरेस्ट के ऊपर है वो और अदर लिविंग बींग्स है वो डिपेंड होते हैं फूड के लिए, वो शेल्टर के लिए भी डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्लोरा एंड फ्योना इन इंडिया। तो जो हम देखते हैं कि जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर अलग अलग एरिया है, तो उसके हिसाब से ही वहाँ का फ्लोरा फ्योना मिलेगा। फॉर एग्जांपल हिमालय है, वो उधर की जो स्पीसीज होगी, प्लांट की वैरायटी वो अलग होगी एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया हो गया या डेजर्टिक एरिया हो गया। इनफैक्ट और अगला फैक्ट ये है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर। और हमने पढ़ा भी हुआ है कि इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है। तो हम इनके थ्रू ये जान सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी और जो फ्लोरा फ्योना वो हमारी लाइफ में मेजर रोल प्ले करते हैं और ये रिसोर्सेज हमें डेली लाइफ के अंदर हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। पर ना जो ह्यूमन बींग है वो इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, वो अच्छी तरह से इनका यूज़ नहीं कर रहा। तो हमें मेजर भी उठानी चाहिए इनकी कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल। तो जो हम फॉरेस्ट का और जो वाइल्ड लाइफ का मिसयूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी कंजर्वेशन भी होनी चाहिए। बट वाई डू वी नीड कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? तो जो कंजर्वेशन है वो हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और हमारी लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करती है, जैसे कि वाटर, एयर और सॉइल, जो हमें मेजर जो रिसोर्स है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ये उनको प्रोटेक्ट करना हमारी में हेल्प करेगी अगर हम कंजर्वेशन मेथड अपनाएंगे तो। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। और ये जो हमारे प्लांट्स होगी, एनिमल्स होगी, उनकी जो स्पीसीज होगी, उनकी जो ब्रीड होगी, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हमारा बायोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो डिस्टर्ब ना हो। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटी। हम एग्रीकल्चर के लिए आज भी ट्रेडिशनल क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड है। फिशरीज है वो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसके लिए 1960s और 70s में जो हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं उन्होंने डिमांड करी नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 में आया था। इसका जो एम था ना वो ये था कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो मतलब कि
जो होने की कगार पे है ना, उनको बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और इस जो एक्ट के अंदर ना बहुत सारी जो लिस्ट भी आई थी, जो एनिमल इंडेंजर्ड है या जिनको खतरा है। तो जो ये खतरा है ये क्यों हो रहा था, ये इतनी पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही थी ड्यू टू जो पोचिंग होगी और इनकी वजह से इलीगल हंटिंग होगी इनकी वजह से। तो गवर्नमेंट का ये एम था कि वो इनको बैन करे, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने नेशनल पार्क्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और लिस्ट के अंदर जो एनिमल्स थे ना वो थे टाइगर, वन हॉर्न डायनासोर, कश्मीर स्टैग, 3 types of crocodile: freshwater crocodile, saltwater crocodile, and the gharial, the Asiatic lion, and other. Indian elephant, black buck, great Indian bustard, and the snow leopard, ये भी इसके अंदर include थे. Have been given full or partial legal protection against hunting and trade throughout India. तो इनको जो है प्रोटेक्शन दी गई इन एनिमल्स को ताकि इनको बचाया जा सके। फिर आता है प्रोजेक्ट टाइगर। जो टाइगर है ना वो भी एक वाइल्ड लाइफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है। तो 1973 में अथॉरिटीज़ ने देखा कि पहले जो इनकी पॉपुलेशन थी वो 55,000 से जो बहुत ज़्यादा कम होगी, जो 1827 तक आ गई थी। तो उन्होंने एक्ट पास किया 1973 और इनकी पॉपुलेशन है वो कम हो रही थी क्योंकि पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। और इसकी वजह से क्या होता था, टाइगर को मार के उनकी जो स्किन होती है ना उसका यूज़ करते थे और उसकी बोन्स का यूज़ करके मेडिसिन्स बनाते थे। और स्पेशली जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा जो एक्सटिंक्शन पे थी, मतलब कमी आ रही थी। इंडिया और नेपाल है ना वो दोनों ही मिलके 2/3 जो टाइगर की पॉपुलेशन सरवाइव करती है दोनों में। और इन दो नेशंस में ही ना ये प्राइम टारगेट थे हंटिंग और पोचिंग के, इलीगल ट्रेडिंग के। तो प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड, वाज लॉन्च इन 1973। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, इसके अंदर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज के साथ साथ जो नेशनल पार्क्स भी बनाए गए, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन MP, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। फिर आता है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था ना, उसका फोकस था बायोडाइवर्सिटी पे था, रेदर देन कोई एक आध कंपोनेंट पे नहीं था, मतलब कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी पे था। देयर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स। तो यहाँ अभी बहुत अलग अलग टाइप के कंजर्वेशन मेजर्स के लिए सर्च होने लगी, बनाए गए। इंक्रीजिंग इवन इंसेक्ट्स थे ना उनको भी कंजर्वेशन प्लानिंग के अंडर इंक्लूड किया गया। तो एक नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980s एंड 1986 में सेवरल 100 बटरफ्लाईज हो गए, मोथ्स हो गए, बेटल्स हो गए, ड्रैगन फ्लाई हो गए, इनको भी लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया ताकि इनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। 1991 में फर्स्ट टाइम जो 6 प्लांट की 6 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया, 6 प्रजातियों को इंक्लूड किया गया प्रोटेक्टेड स्पीसीज के अंदर। फिर आता है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इफ वी वांट टू कंजर्व अवर
vast forest and wildlife resource, it is rather difficult to manage, control and regulate them. तो अगर हम बहुत हमारा जो फॉरेस्ट एरिया ना वो बहुत बड़ा है, तो इसको मेंटेन करने में और इसको रेगुलेट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by government through the forest department or other governmental department. इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो मैनेज करती है इसको थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो. तो ये 3 टाइप के होते हैं: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट है वो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन, मतलब आधे से ज़्यादा जो फॉरेस्ट लैंड है ना वो डिक्लेयर है रिजर्व फॉरेस्ट. Reserve forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है ना ये मतलब मोस्ट वैल्यूएबल है. हम इससे हमारे रिसोर्सेज की मतलब कि रिसोर्स गेन करते हैं हम इससे. और नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. Almost 1/3 of the total forest area is protected forest as declared by the forest department. 1/3 जो एरिया है ना टोटल फॉरेस्ट एरिया का, उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू. दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्रेशन. और जो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ना उसको ताकि वो नुकसान ना पहुंचा सके, इसके लिए उसको इस एरिया के अंदर इंक्लूड किया गया है. नेक्स्ट आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जो वेस्ट लैंड होगी. और जो ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट है ना ये गवर्नमेंट और प्राइवेट और कम्युनिटीज तीनों के अंडर आती हैं. Reserved and protected forests are also referred to as permanent forest estate maintained for purpose of producing timber and other forest produce. तो जो इनको रिजर्व फॉरेस्ट है ना वो उनको परमानेंट फॉरेस्ट भी बोलते हैं. इनसे हम जो टिम्बर और अदर फॉरेस्ट जो मतलब कि हमें रिक्वायरमेंट हो वो चीज़ें हम गेन कर सके. एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन एमपी है ना उसके अंदर जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा है. 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया एमपी के अंदर ही है. बाकी जो बच गया ना रिजर्व फॉरेस्ट का, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स फॉरेस्ट. और जो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान है बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ये स्टेट्स है ना उनके अंदर जो फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर इंक्लूड होता है. और जो बाकी जो ऑल नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ गुजरात है ना वो उनके अंदर ज़्यादा जो परसेंटेज है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट की है. मतलब जो वेस्ट लैंड जो फॉरेस्ट है ना वो ज़्यादा है और इसको मैनेज करती है लोकल कम्युनिटीज़. कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, फिर जो बहुत सारी कम्युनिटीज़ है ना उन्होंने भी मेथड्स अपनाए कि वो कैसे रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं. उन्होंने अपने अपने लेवल पे काम किया. वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़. जो बहुत सारी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ होगी, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होगी, वो भी इंडिया के अंदर रहती हैं. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitat along with government official. तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं ना वहाँ की जो लोग हैं रहने वाले कम्युनिटी है वो भी गवर्नमेंट के साथ मिलके कंजर्व करने में हेल्प कर रहे हैं. रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, क्योंकि इसकी वजह से वो अपना काम भी कर सकते हैं. In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against mining by setting the Wildlife Protection Act. जो राजस्थान की है सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना वहाँ पे भी माइनिंग हो रही थी, तो वहाँ के लोगों ने भी उसको बचाने के लिए काम किया था. इन मैनी एरियाज विलेजर्स themselves आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट एंड एक्सप्लिसिटिंग रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट. बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे
गांव के लोग खुद ही उस हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं विदाउट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के। द inhabitant of 5 villages in Alwar district of Rajasthan had declared 1200 hectare of forest as Bhairodev Dakka Sanctuary, declaring their own set of rules and regulation which don't allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment। तो जो इन लोगों ने 1200 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट था ना, उसको उसके ऊपर खुद के ही रूल रेगुलेशन लगाए सेट किए थे, और बाहर के जो है कोई भी हंटिंग या गैदरिंग नहीं कर सकता और कोई इसको कब्जे में नहीं ले सकता। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है चिपको मूवमेंट, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। जो बिश्नोई कम्युनिटी थी ना, उन्होंने किया था। जो वो ये मूवमेंट था ना, वो भी बहुत सक्सेसफुल हुआ। एफोरेस्टेशन but also have shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful। उन्होंने पेड़ बचाने में वो सक्सेसफुल हुए थे। Attempt to revive the traditional conservation method or developing new method of ecological farming are now widespread। अभी बहुत सारे जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं जो कि इकोलॉजिकली अच्छे होते हैं, मतलब हमारे फार्मिंग एग्रीकल्चरल लैंड को डिप्लीट ना करे, ऐसे मेजर्स आ रहे हैं। जैसे कि फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक द बीच बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नवधान्य हैव शोन दैट adequate level of diversified crop production without the use of synthetic chemical are possible and economical viable। तो जो विदाउट केमिकल, जो सिंथेटिक केमिकल है, उसके बगैर भी क्रॉप प्रोडक्शन हो सकती है। वो उसकी हेल्प से हमारे इन्वायरमेंट को हम बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्निश अ गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी इन मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो ये जो JFM है, इसने भी लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया था फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। ये मेनली फॉर्मली जो सामने आया था वो 1988 में था, जब उड़ीसा की गवर्नमेंट ने फर्स्ट रेजोल्यूशन पास किया था। ये जो इसके अंदर ये था कि JFM के अंदर ये था कि लोकल इंस्टीट्यूशन बनाए ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट लैंड है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, उनको वो लोकल इंस्टीट्यूशन ही कर पाए। तो इस चैप्टर के अंदर यही था। और ये इस पॉइंट के अंदर ये बता रखे कि बहुत सारे ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं जिनको हम पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो हमारे जो हम खुद भी मतलब कि इनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन परमिसेस दैट ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves। These patches of forest or part of large forest have been left untouched by local people and any interfere with them is banned। तो बहुत ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको सेक्रेड मान लेते हैं और उनको मतलब कि भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनकी पूजा होती है। जैसे कि इंडिया के अंदर है पीपल की होती है, बनियन ट्री हो गया, इनकी होती है। बहुत सारी सोसाइटीज़ है जिन्होंने मतलब कि पूजा करती है वो अपनी ट्रीज़ की, और उनको बचाने में भी हेल्प करती है। तो इस चैप्टर के अंदर यही था। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।